Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2, Amongst his own people 2, अपने लोगों के मध्य 2, एपिसोड 1। पिछले भाग में हमने सुना कि स्वामी जी शरीर से दुर्बल पर आत्मा से प्रज्वलित बेलूर मठ में एक नए युग की नींव रख रहे थे। उनके लिए सन्यास केवल ध्यान नहीं, सेवा और राष्ट्र जागरण का तीव्र मंत्र था। उन्होंने मठ को अनुशासन, अध्ययन और आत्मनिर्माण का केंद्र बनाया। वे कहते थे, लोहे की मांसपेशियां, इस्पात की नसें और हृदय में करुणा। उनके शिष्य अब प्रचारक बन रहे थे, आत्मविश्वास से भरपूर सच्चे कर्मयोगी की तरह। उनकी दृष्टि में हर छोटा गुण पर्वत समान था और हर दोष धूल सदृश। शुद्ध विचार, तपस्वी जीवन, निर्भय सेवा, यही उनका आदर्श था। वे कहते थे, अगर केवल अपनी मुक्ति चाहोगे तो नरक में जाओगे। उन्होंने देश भर में प्रचारकों को भेजा। ढाका, गुजरात, बंगाल, हर कोने से श्री रामकृष्ण का संदेश गूंजने लगा। नाग महाशय जैसे भक्तों के साथ संवाद स्वामी जी को अंदर तक छूता। वे बार बार पुकारते, त्याग और सेवा, यही सन्यासी का धर्म है। इस भाग में हम सुनेंगे, स्वामी विवेकानंद के आरंभ किए गए वेदांत आंदोलन ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत और विदेशों में अभूतपूर्व गति प्राप्त की। सन्यासियों द्वारा वेदांत का प्रचार, मठों की स्थापना, राहत कार्य, अनाथ आश्रमों की शुरुआत, इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं थी। रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, सिस्टर निवेदिता का कन्या विद्यालय, मद्रास और श्रीलंका में प्रचार, अमेरिका और इंग्लैंड में वेदांत केंद्र, यह सब मिशन की व्यापकता को दिखाते हैं। इस आंदोलन की एक अनूठी उपलब्धि थी मायावती स्थित अद्वैत आश्रम, जो पूरब और पश्चिम की एकता के दर्शन को समर्पित था। यहां मूर्ति पूजन नहीं, केवल अद्वैत वेदांत की साधना होती थी। स्वामी जी के शिष्यों ने इसे सेवा, निर्माण और शिक्षा का केंद्र बनाया। ब्रह्मवादिन, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन जैसी पत्रिकाएं वेदांत के विचारों को वैश्विक स्तर पर फैलाने में सहायक बनी। अमेरिका में वेदांत सोसाइटीज, शिक्षकों के व्याख्यान, प्रतिष्ठित हस्तियों से संवाद ने आंदोलन को सुदृढ़ किया। यह यात्रा न केवल भारत की आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार थी, बल्कि मानवता की एकता और स्वतंत्रता का संदेश भी थी। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद द्वारा आरंभ किए गए इस आंदोलन को भारत और विदेशों में उनके सहकर्मी किस प्रकार आगे बढ़ा रहे थे, यह जानना भी रोचकता का विषय है। हम जिस समय की बात कर रहे हैं, अर्थात पिछली शताब्दी के अंत की, उस समय इस आंदोलन की 4 प्रमुख विशेषताएं सामने आती हैं। पहली, सन्यासियों द्वारा वेदांत का प्रचार प्रसार। दूसरी, मठों की स्थापना। तीसरी, अकाल, महामारी आदि के समय अस्थायी राहत केंद्रों की शुरुआत। और चौथी, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम की स्थापना। मुख्य घटनाओं पर यदि एक बार फिर नजर डालें तो कोलकाता में रामकृष्ण मिशन का उद्घाटन हुआ। बेलूर मठ में रामकृष्ण संघ का स्थायी मुख्यालय स्थापित किया गया और उसे सुदृढ़ रूप दिया गया। स्वामी रामकृष्णानंद ने मद्रास में केंद्र की स्थापना की और वहां उपदेश और शिक्षण कार्य शुरू किया। कोलकाता में सिस्टर निवेदिता ने कन्या विद्यालय की शुरुआत की। गुजरात और पूर्वी बंगाल में प्रचारकों को भेजा गया और स्वामी शारदानंद एवं स्वामी अभेदानंद ने इंग्लैंड और अमेरिका में वेदांत के कार्य को आगे बढ़ाया। स्वामी अखंडानंद ने 1897 में मुर्शिदाबाद जिले में अकाल राहत कार्य किया, जबकि 1898 में
कोलकाता में फैली प्लेग महामारी के समय सार्वजनिक स्वच्छता का कार्य भी मिशन ने किया। 1897 में पूरे वर्ष रामकृष्ण मिशन की साप्ताहिक सभाएं कोलकाता में आयोजित होती रही। इन सभाओं के अंतर्गत जनसभाओं का आयोजन भी होता था, जहां सिस्टर निवेदिता और स्वामी शारदानंद व्याख्यान देते थे। इसी दौरान स्वामी रामकृष्णानंद ने मद्रास शहर में सप्ताह में 11 से अधिक कक्षाएं ली। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से वे मद्रास प्रेसिडेंसी के अन्य नगरों में भी वेदांत का प्रचार करने गए। 1897 के मध्य में स्वामी जी ने स्वामी शिवानंद को श्रीलंका भेजा। वहां के प्रमुख हिंदू समुदायों की ओर से शिक्षक की मांग आई थी। वहां स्वामी शिवानंद ने तमिल और सिंहली लोगों के बीच वेदांत में रुचि जगाई। उन्होंने राजयोग और गीता की शिक्षाओं के लिए कक्षाएं आरंभ की। गीता की कक्षा में कई यूरोपीय भी सम्मिलित हुए। उन्हीं में से एक थी मिसेज पिकेट, जिन्हें स्वामी जी ने नाम दिया हरिप्रिया। उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया ताकि वे यूरोपियों को वेदांत सिखा सकें। हरिप्रिया को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजा गया ताकि वहां किसी भावी वेदांत शिक्षक के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके। उन्होंने इन देशों का दौरा किया, उत्साही विद्यार्थियों को प्रेरित किया और एडिलेड, साउथ विक्टोरिया और नेल्सन में कक्षाओं की शुरुआत की। स्वामी विवेकानंद के मन में लंबे समय से यह विचार था कि हिमालय की किसी शीतल और एकांत जगह पर एक ऐसा मठ होना चाहिए जहां पूरब और पश्चिम एक समान प्रेम और उद्देश्य की एकता के साथ मिले, जहां वे एक दूसरे के सर्वोच्च आदर्शों का आदान प्रदान कर सकें और अद्वैत वेदांत की साधना कर सकें। उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा था कि यह मठ समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए, क्योंकि वे अपने पश्चिमी शिष्यों को भारत की भीषण गर्मी और मैदानों के कठिन जीवन से बचाना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे भारत आकर सहज रूप से सेवा और साधना में सम्मिलित हो सकें। अपने दौरों के दौरान उन्होंने स्वयं ऐसी जगह ढूंढने का प्रयास किया। धर्मशाला, मरी, श्रीनगर, देहरादून, अल्मोड़ा के आसपास, लेकिन कोई स्थान उनके उद्देश्य के अनुकूल नहीं मिला। कश्मीर की यात्रा के बाद उन्होंने यह कार्य मिस्टर और मिसेज सेवियर को सौंप दिया। स्वामी स्वरूपानंद के साथ वे अल्मोड़ा जिले के आंतरिक भागों में गहन खोज के लिए निकले। इसी खोज के दौरान उन्हें एक अत्यंत सुंदर स्थान मिला, मायावती की संपत्ति, जो घने जंगलों से ढकी हुई थी और जिसकी ऊंचाई 6000 से 7000 फीट के बीच थी। आश्रम 6400 फीट पर स्थित था, अल्मोड़ा से 50 मील पूर्व, और वहां से हिमालय की बर्फीली चोटियां स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्हें तुरंत यह अनुभव हुआ कि यही वह स्थान है जहां प्रस्तावित अद्वैत आश्रम की नींव रखी जानी चाहिए और प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लिए स्थायी केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। भूमि की खरीद तत्काल कर ली गई और 19 मार्च 1899 को, उस वर्ष श्री रामकृष्ण की जन्म जयंती के दिन, इस स्थान को उनके पावन स्मरण में आश्रम के रूप में समर्पित किया गया। अद्वैत आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में हुई और उसी दिन वहां प्रिंटिंग प्रेस को भी स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ विशेषताओं के कारण अद्वैत आश्रम स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से शुरू हुए सभी संस्थानों में एक अनूठा स्थान रखता है। स्वामी जी ने आश्रम के संयुक्त संस्थापकों को जो पंक्तियां लिखी, वे इसके आदर्श और सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती हैं, जिसमें यह संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है, जो स्वयं ब्रह्मांड में है और जो स्वयं ब्रह्मांड ही है, जिसमें आत्मा स्थित है, जो आत्मा में है और जो मानव की आत्मा ही है,
उस परमात्मा को जानकर और इस प्रकार ब्रह्मांड को स्वयं के रूप में पहचान कर सभी भय का अंत होता है, समस्त दुख मिट जाते हैं और अनंत स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जहां कहीं भी प्रेम का विस्तार हुआ है या व्यक्ति और समाज का कल्याण हुआ है, वह केवल इस सनातन सत्य की अनुभूति, साक्षात्कार और व्यवहार के माध्यम से ही संभव हुआ है। सभी प्राणियों की एकता, स्वामी जी कहते हैं, निर्भरता दुख है और स्वतंत्रता ही सुख है, और यही अद्वैत का सार है। एकमात्र ऐसा दर्शन जो मनुष्य को स्वयं पर पूर्ण अधिकार देता है, सभी परतंत्रताओं और अंधविश्वासों से मुक्त करता है, हमें दुख सहने के लिए भी और कर्म करने के लिए भी साहसी बनाता है और अंततः पूर्ण मुक्ति तक ले जाता है। अब तक इस महान सत्य को प्रचारित करना पूर्णतः संभव नहीं हो पाया था, क्योंकि यह प्रायः द्वैत की दुर्बलताओं में उलझ कर रह गया। इसी कारण यह दर्शन व्यापक मानव समाज के लिए प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाया। अब हम इस एकमात्र सत्य को व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाने और जनमानस को जागृत करने का स्वतंत्र और व्यापक अवसर देने के लिए हिमालय की ऊंचाइयों पर अद्वैत आश्रम की स्थापना कर रहे हैं, उस भूमि पर जहां इस सत्य की पहली सांस बही थी। यहां हमारा संकल्प है कि अद्वैत को किसी भी अंधविश्वास या दुर्बलता से दूर रखा जाए। यहां केवल और केवल एकता के शुद्ध सिद्धांत की शिक्षा दी जाएगी और साधना की जाएगी। यद्यपि यह आश्रम अन्य सभी दर्शनों के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखता है, फिर भी इसका समर्पण केवल अद्वैत को है और अद्वैत मात्र को है। यहां किसी भी प्रकार की बाह्य पूजा नहीं होती, न किसी मूर्ति, चित्र या प्रतीक के माध्यम से, न कोई धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकांड। यहां तक कि अन्य रामकृष्ण मठों की तरह श्री रामकृष्ण की पूजन आराधना भी यहां नहीं होती। यह आश्रम है विचार की पूर्ण स्वतंत्रता का, जहां सत्य की केवल पुकार है, तुम ही वह हो, और लक्ष्य है अद्वैत की ऊंचाइयों में जीवन को पूर्ण रूप से जीना। स्वामी विवेकानंद जब दूसरी बार पश्चिम की यात्रा पर रवाना होने वाले थे, तो एक अनुरोध के उत्तर में उन्होंने 4 शिष्यों को अद्वैत आश्रम में कार्य हेतु भेजने की सहमति दी। स्वामी जी के प्रस्थान के 1 सप्ताह के भीतर ही स्वामी सच्चिदानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी विमलानंद, ब्रह्मचारी हरेंद्रनाथ बेलूर मठ से उत्साहपूर्वक अपने नए दायित्वों के लिए रवाना हो गए। इनका मुख्य कार्य था सन्यासियों के लिए भवन निर्माण, सड़क बनाना, कृषि कार्य और प्रबुद्ध भारत पत्रिका के प्रकाशन में सहायता करना। इन संस्थानों की ही भांति स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में जो 3 प्रमुख पत्रिकाएं आरंभ की गई थी, वे भी भारत और विदेशों में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही थी। ये पत्रिकाएं थी ब्रह्मवादिन, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। इन पत्रिकाओं ने श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और विचारों को दूर दूर तक फैलाया, प्राचीन भारतीय ऋषियों और दार्शनिकों के विचारों को उजागर किया, उनकी रक्षा की, उन्हें नई रोशनी में प्रस्तुत किया। इन पत्रिकाओं में संघ के सदस्यों की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रकाशित होती थी, साथ ही उनके लेख और व्याख्यान भी। अब यदि हम पश्चिम में वेदांत आंदोलन की ओर देखें, तो जैसा कि हमने पहले देखा, स्वामी अभेदानंद लगभग 10 महीने तक लंदन में कक्षाएं चलाने के बाद जुलाई 1897 के उत्तरार्ध में अमेरिका चले गए। न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी द्वारा बार बार और अत्यावश्यक रूप से उन्हें वहां आमंत्रित किया गया। हालांकि लंदन की वेदांत कक्षाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा, फिर भी वहां का कार्य कभी ठप नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद के शिष्य और अन्य वेदांत प्रेमी नियमित रूप से मिलते रहे, पठन, चर्चाएं, विचार विमर्श के माध्यम से एक दूसरे को प्रेरित करते रहे।
पूरे उत्साह के साथ इस आशा में लगे रहे कि स्वामी विवेकानंद शीघ्र ही फिर से उनके बीच लौटेंगे। स्वामी शारदानंद, स्वामी अभेदानंद और स्वामी अभयानंद द्वारा अमेरिका में किए गए व्यापक वेदांत प्रचार का पूर्ण विवरण देना संभव नहीं। इन महान शिक्षकों ने वेदांत का संदेश अमेरिका के अनेक प्रमुख राज्यों में पहुंचाया और अपने कार्य का मुख्य केंद्र बॉस्टन, न्यूयॉर्क और शिकागो को बनाया। प्रेस में अक्सर उनके व्याख्यानों और उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा में संपादकीय छपते थे। स्वामी शारदानंद, जैसा कि पहले बताया गया, विवेकानंद के बुलाए पर भारत लौट आए ताकि वे देश में हो रहे कार्य में सहयोग दे सकें। उन्होंने 12 जनवरी 1898 को न्यूयॉर्क से विदा ली, लगभग 2 वर्षों की अनवरत वेदांत सेवा के पश्चात। स्वामी अभेदानंद ने अमेरिका के कई शहरों का दौरा किया, वहां प्रवचन दिए, योग और ध्यान की कक्षाएं संचालित की। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क में नियमित वेदांत शिक्षा का केंद्र स्थापित किया। यह स्पष्ट हो चला था कि वेदांत में रुचि दिन ब दिन बढ़ रही थी, विशेषकर शिक्षित वर्ग, चर्च से जुड़े लोग और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच। उन्होंने कला, विज्ञान और धर्म के क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों से भेंट की। न्यूयॉर्क का एक उदार और प्रबुद्ध ईसाई पादरी तो इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्वामी अभेदानंद के व्याख्यान कार्यक्रमों को अपनी पूरी मंडली में बांटा और सलाह दी कि उन्हें जाकर सुनो। केवल मॉट्स मेमोरियल हॉल में ही उन्होंने 86 व्याख्यान दिए। न्यूयॉर्क राज्य के कई श्रेष्ठ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने उनके शिक्षण और व्यक्तित्व पर लेख प्रकाशित किए। रविवार 1899 को उन्होंने 4 ब्रह्मचारियों को दीक्षित किया। उसी गर्मियों में उन्होंने वॉर्सेस्टर, बॉस्टन, कैम्ब्रिज और न्यू इंग्लैंड के अन्य शहरों का भी दौरा किया, जहां उनकी भेंट प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तियों से हुई। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन, प्रसिद्ध अभिनेता जोसेफ जेफरसन, उपन्यासकार विलियम डीन हॉवेल्स और कर्नल आयोवा, येल और अन्य यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर। उधर स्वामी अभयानंद भी किसी से कम सक्रिय नहीं थे। उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में वेदांत का प्रचार किया, अपनी विशिष्ट ऊर्जा और उत्साह के साथ। सन 1897 में वे शिकागो पहुंचे और कार्य प्रारंभ करने के केवल 4 सप्ताह में ही शिक्षित और सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित पुरुष और महिलाएं उनके पास आने लगे। उन लोगों ने आग्रह किया कि वे शिकागो में स्थायी रूप से रहें। इस पर उन्होंने वहीं अद्वैत सोसाइटी की स्थापना की। यह था वेदांत का वह जागरण जहां भारत की संत परंपरा अमेरिका की आधुनिक चेतना से संवाद कर रही थी। पश्चिम में अद्वैत का बीज धीरे धीरे एक वटवृक्ष बन रहा था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा अमेरिका की धरती में बोए गए बीज दिन प्रतिदिन सशक्त जड़ें पकड़ते जा रहे थे और राष्ट्र के हृदय में गहराई तक उतर रहे थे। एक समकालीन लेखक ने लिखा, भविष्य में कितने ही लोग अपने जीवन का निर्णायक मोड़ स्वामियों की इन शिक्षाओं को मानेंगे, यह बता पाना असंभव है। 1893 में अमेरिका में उनके प्रथम आगमन और 1899 की यात्रा के बीच सिर्फ 6 वर्षों में वहां के सांस्कृतिक परिदृश्य पर पूरब के दर्शन का प्रभाव अनेक दिशाओं में दिखाई देने लगा। न्यू थॉट संगठनों के उदय ने इसका सबसे मुखर प्रमाण दिया। वेदांत के सिद्धांत और साधनाएं नई नई संज्ञाओं, नए नए रूपों में वहां फैलने लगी। इसलिए जब स्वामी जी दूसरी बार भारत से पश्चिम की ओर रवाना हुए तो उनके मन में उस कार्य के उज्जवल भविष्य की सजीव चेतना थी जिसे उन्होंने प्रारंभ किया था। यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ अवश्य था, लेकिन जैसे ही वे पश्चिम पहुंचे वे फिर उसी तीव्र गतिविधि के केंद्र में आ खड़े हुए, क्योंकि उपदेश और शिक्षण ही उनका प्राण थे। जय स्वामी विवेकानंद।